एक शायरी सुनिएगा। तेरी मोहब्बत में इतना असर हो गया, दिल के हर जख्म का सफ़र हो गया, जान देकर भी तुझे पालूँ अगर, तो लगेगा मेरा इश्क अमर हो गया। इसी प्रकार की कहानी है, उसने कहा था। इस कहानी में होता यह है कि 8 वर्ष की एक लड़की होती है, जो अमृतसर अर्थात पंजाब का एक शहर है अमृतसर। अमृतसर में किसी सामान को लाने के लिए भीड़ भरी बाज़ारों में वह लड़की जाती है सामान खरीदने। लेकिन होता ये है कि उधर से एक टमटम गाड़ी, यानी कि घोड़े वाली जो गाड़ी है, वह जा रही थी और उसको चापने ही वाली थी, चिपकने वाली थी। उसी वक़्त एक लड़का आता है, लहना सिंह नाम का। लहना सिंह नाम का लड़का जिसका उम्र था 12 वर्ष, वह लड़का इस लड़की को बचा लेते हैं। बस हुआ क्या, एक ही एक ही एक ही दुकान पर जाते हैं और फिर आपस में बातचीत होती है। लड़का मज़ाक में ही पूछता, "तेरी कुरमाई हो गई क्या? अर्थात तेरी शादी हो गई है क्या?" लड़की बोलती है, "धत!" और फिर भाग जाती है। फिर इसी प्रकार 1 दिन, 2 दिन इस तरह मुलाकात होती रहती है और होता ये है कि दोनों में प्रेम हो जाता है और अचानक एक कहते हैं कि, "तेरी कुरमाई हो गई है क्या?" लड़की बोलती है, "हाँ, मेरी कुरमाई हो गई है।" क्या और उस दिन से लड़का उस प्रेम को अपने हृदय में संजो कर रखता है और उनका मुलाकात एक ऐसे ही हो जाता है, जब युद्ध से पहले व्यक्ति था हजारा सिंह। हजारा सिंह के घर पे आता है तो पता चलता है हजारा सिंह की वाइफ है, पत्नी है। पत्नी वही लड़की है जो 8 वर्ष की उम्र में उस लड़के से मिले थे अर्थात लहना सिंह से मिले थे। जब उस लड़की से मिलते हैं लहना सिंह, वो लड़की बोलती है, "तो मेरे पति हैं हजारा सिंह और जो मेरा पुत्र है बोधा सिंह, उनकी आप रक्षा करना।" और इनकी बातों को वो एकदम हृदय में बसा लेते हैं लहना सिंह और होता ऐसा ही है कि अपने जान को जोखिम में डालकर, अपना प्राण देकर उनके पति और उनके पुत्र की रक्षा करते हैं। यही इस कहानी का शीर्षक बन गया, उसने कहा था। उसने कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना और ठीक ऐसा ही करते हैं वह। है, इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा है उसने कहा था। लेकिन एक प्रश्न आपसे है, उसने कही थी, ऐसा क्यों नहीं शीर्षक बना? उसने कहा था, ऐसा शीर्षक क्यों बना है? आप यह कमेंट करेंगे, ठीक है? तो आइए, देखिए कहानी है, उसने कहा था, साहित्य की कौन-सी विधा है? तो आप बताइएगा कहानी है। अगर प्रश्न करें साहित्य की कौन-सी विधा है? उसने कहा था साहित्य की कौन-सी विधा है? आप बोलिएगा कहानी है। क्या है जी? कहानी है। अब इस कहानी को लिखने वाले कौन हैं? इस कहानी को लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस कहानी को लिखने वाले यानी कि लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था इस कहानी को लिखे कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। उसने कहा था इस कहानी को लिखने वाले कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था और इसको लिखे कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था और इस कहानी को लिखने वाले लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब जानते हैं इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म होता है। किनका जन्म होता है जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म होता है 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई कब होता है इनका जन्म जी? 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म होता है। किनका जन्म होता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और इनका निधन जो हमारे पास धन था, यानी कि चंद्रधर शर्मा रूपी जो हमारे पास धन था, वो खत्म हो जाते हैं मतलब उनका निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है। कब हो जाता है? 12 सितंबर 1922 में। 12 सितंबर 1922 में। 12 सितंबर 1922 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या हो जाता है जी? जाता है, देहांत हो जाता है। ठीक है? 12 सितंबर 1922 को। जन्म कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 को और निधन कब होता है? 12 सितंबर 1922 को। याद रखिएगा 12 सितंबर 1922 को। अब जन्म स्थान क्या है? मतलब किस जगह इनका जन्म हुआ था? जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। जयपुर, राजस्थान। जन्म स्थान क्या है? तो जयपुर, राजस्थान। जयपुर, राजस्थान। आप एक बार यहाँ से मैप में भी समझ सकते हैं कि राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी भी क्या है? जयपुर।
उसी जगह इनका जन्म होता है। ठीक है। जन्म स्थान क्या है? जयपुर, राजस्थान। आगे आइए, इनका मूल निवास क्या है? तो गुलेर नामक ग्राम। इनका मूल निवास क्या है? गुलेर नामक ग्राम। ऐसा माना जाता है कि इस गाँव के नाम पर ही अपने नाम ये गुलेरी लगाए होंगे। ऐसे ऐसा माना जाता है। जैसे कि कोई बिहार के हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? बिहारी बोल देते हैं। भारत के हैं तो भारतीय बोल देते हैं। तो ऐसा हो सकता है। गुलेर नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था, इसलिए सॉरी, मूल निवास इसका गुलेर नामक था, इसलिए हो सकता है अपने नाम में चंद्रधर शर्मा गुलेरी लगा लिया हो। और इसके बाद इनका जिला क्या था? मतलब मूल निवास क्या है? गुलेर नामक गाँव और जिला का नाम है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। अब ध्यान रखिएगा, मूल निवास स्थान अगर पूछे, मूल निवास स्थान क्या है? तो गुलेर नामक गाँव था, जिला का नाम कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कह रहा है हिमाचल प्रदेश। अभी तक हम लोगों ने जाना कि जन्म कब हुआ है? कब हुआ है इनका जन्म? हाँ, 1883, 7 जुलाई 1883। किनका जन्म? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 को। इनका निधन कब हो जाता है? 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान क्या है? जयपुर, राजस्थान। लेकिन मूल निवास स्थान क्या है इनका? गुलेर नामक गांव, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। अब पिताजी थे क्या? पंडित शिवराम। अब ना कभी-कभी पंडित ना लिख के हम क्या करते हैं? लाघव चिन्ह इस तरह से देते हैं और इस तरह से भी लिख देते हैं, शिवराम। इस चिन्ह को बोलते हैं लाघव चिन्ह। संक्षेप कर देना। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म होता है 7 जुलाई 1883 को, निधन कब हो जाता है जी? 22 सितंबर 1922 को। इसका जन्म स्थान क्या था? जयपुर, राजस्थान। मूल निवास क्या है? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पिताजी का नाम क्या है जी? पंडित शिवराम। इतना याद रहेगा। अब आते हैं ये देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जानते हैं। इन्होंने शिक्षा के बारे में जानते हैं। शिक्षा क्या है? बचपन में संस्कृत की शिक्षा लिए। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए। इंटरमीडिएट करते हैं 1901 में। कब? 1901 में। कहाँ से? कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करते हैं और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करते हैं बीए। बीए याद रखिएगा कब करते हैं? 1903 में। और 1901 में करते हैं कोलकाता विश्वविद्यालय से। अब आगे आइए, आगे है वृत्ति कि पेशा क्या था, ये क्या काम किए। तो देखिए 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। यहाँ समझिएगा क्या बोल रहे हैं। खेतरी के एक नाबालिग राजा जयसिंह थे। जयसिंह उस समय बच्चे थे, शासन को वो अच्छी प्रकार से नहीं चला सकते थे। इनके माता-पिता संभवतः ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, माता-पिता की। जब माता-पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका देख-रेख, पालन-पोषण कौन करेंगे? उस समय के जो दरबारी लोग थे, जो मतलब कि जो राजस्थान या फिर खेतरी के दरबारी थे, वो इनका देख-रेख करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जयपुर दरबार की ओर से, यानी कि इनके माता-पिता नहीं रहे, तो जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर, क्योंकि इनके अभिभावक मर चुके हैं, इनकी देख-रेख के लिए नियुक्त करते हैं अभिभावक के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। ठीक है? राजा जय सिंह का अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज फेमस था उस समय। सैनिकों की पढ़ाई वगैरह होती थी। ठीक है? मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रहे और 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। ध्यान दीजिएगा, जो बीएचयू है, बीएचयू जो है कहने का मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इनके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। उनका संस्थापना उन्होंने किया, मदन मोहन मालवीय।
तो वही इनको बुलाते हैं। मदन मोहन मालवीय ही निमंत्रण देते हैं कि आप मेरे पास आइए। किनको बुलाते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा कार्यवाहक प्राचार्य कहने का मतलब बोल सकते हैं कि मान लेते हैं उस समय अगर प्राचार्य प्राचार्य कहने का मतलब प्रधानाध्यापक बोल सकते हैं, उस समय का जो विश्वविद्यालय है उसमें वो नहीं रहे होंगे, या फिर हो सकता है उस पद पर उसमें नहीं रहे होंगे तो उसके जगह पर इनको रखे गए होंगे कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में। तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे। अब आगे आइए, आगे देखिए इनका संपादन क्या है, तो समालोचन काशी नागरी प्राचारणी पत्रिका लिखे। कौन सा? काशी नागरी प्राचारणी पत्रिका लिखे। के बाद देखिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं आप इन्हें याद रखेंगे। रचनाएं में सुखमय जीवन 1911 में इनका प्रकाशन होता है। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन 1911 में लिखते हैं। और फिर है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा कब? 11 में इनकी रचना करते हैं। बुद्धू का कांटा 1911 में। और उसने कहा था 1915 में। ये आपसे पूछ सकता है कि उसने कहा था, कब इनकी रचना होती है? 1915 में। उसने कहा था इनकी रचना होती है 1915 में। पहला सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911, और उसके बाद क्या है? उसने कहा था 1915। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआधरा, मारिसी, मोहिन, उठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़ समझ लो, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित हैं। अंग्रेजी में ए पोयम व भास, ए कमेंट्री ऑन वत्स्यायंस, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध लिखे, और देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। आप 3 कहानियां जरूर याद रखिएगा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है? आगे आइए, आगे देखिए उनके बारे में लिखा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के 20वीं सदी यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक हैं। ठीक है? इतना ज्यादा इसमें नहीं पढ़ते हैं, केवल इसमें देख लेते हैं ये किस युग के कवि हैं। ये हैं द्विवेदी युग के कवि, द्विवेदी युग के कवि, द्विवेदी युग के कवि हैं ये। आगे आइए, ये किस युग के कवि हैं, केवल इतना ध्यान रखिएगा, किस युग के कवि हैं जी? द्विवेदी युग के कवि हैं। कहीं लिखा नहीं था, उसमें था शुरुआत में। हाँ, वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार बहुमान्य विद्वान थे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये किस युग के ये किस युग के कवि बोल दिए थे, सॉरी उनके लिए, किस युग के लेखक थे, याद ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युग के। किस युग के ये लेखक थे? द्विवेदी युग के। किस युग के ये लेखक थे? तो द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के ये लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अब इस कहानी के बारे में थोड़ा संक्षेप में देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको जानते हैं। लिखा है, यहाँ प्रस्तुत कहानी, ये ध्यान रखिएगा, उसने कहा था साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये कहानी है, उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। मील का पत्थर क्या होता है? आप सड़क पर देखते होंगे इस तरह से, क्या होता है? एक पत्थर होता है जिसमें लिखा रहता है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इस तरह से लिखा रहता है, उसको बोलते हैं मील का पत्थर। अब मील का पत्थर कहने का मतलब बदलाव, वहां के बाद ये दूसरा गांव आएगा, मतलब बदलाव समझिए, बहुत बड़ी बदलाव है। बोल रहे हैं यह हिंदी कहानी के विकास में बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है इनकी रचना से, यानी मील का पत्थर मानी जाती है। ये अगर प्रश्न पूछे मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा उसने कहा था। यह एक कालजयी रचना है। कालजयी मतलब कि अमर रचना है, काल से भी ऊपर रचना है, यानी कालजयी रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है। विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक
उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है। ध्यान रखिए, यहीं से कहानी के बारे में समझिएगा। अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगा मतलब घोड़े से खींची जाने वाली जो गाड़ियां होती है उसको तांगा बोलते हैं। टमटम वगैरह ले लीजिए। 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। कौन बचाता है? लहना सिंह बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुरमाई यानी कि मंगनी हो गई है क्या? मतलब तेरी कुरमाई यानी मंगनी। मंगनी कहने का मतलब बोल सकते हैं सगाई, जो शादी से पहले रोका वगैरह होता है, अंगूठी वगैरह जो पहनाते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि तेरी कुरमाई मतलब मंगनी हो गई क्या? तो लड़की बोलती है, धत, ऐसा कहकर भाग जाती है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की वजह कहती है, हाँ, कल हो गई है। बोले, हाँ, कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू? ठीक है। लहना सिंह हतप्रभ हतप्रभ हो जाते हैं, हतप्रभ रह जाता है, मतलब हताश हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इसके बाद क्या? इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। आगे आइए, थोड़ा सा और है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर मतलब ड्यूटी पर, बोल रहे हैं कि वह याद करता है कि छुट्टी के बाद, अब छुट्टी मिला होगा, छुट्टी के बाद कहाँ जाएंगे? लाम पर यानी ड्यूटी पर फिर से जाएंगे। बोल रहे हैं वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर यानी ड्यूटी पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। मतलब उसको जब ड्यूटी पर जाना था, मतलब मोर्चे पर जाना था, तो उससे पूर्व वो किन के घर पर जाते हैं? सूबेदार हजारा सिंह के घर पे जाते हैं। जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहां सूबेदारनी यानी कि सूबेदार हजारा सिंह की जो पत्नी है, जैसे मास्टर की पत्नी मास्टरनी होता है, सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी। तो बोल रहे हैं कि हजारा सिंह की जो पत्नी है, उसने सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर, किससे एकांत में बुलाकर? लहना सिंह को एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे यानी कि बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी जिनको लहना सिंह बचाए थे। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार के उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राण की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। ये होता है असली में प्यार का मतलब। प्यार का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की केयर करना, रक्षा करना, ना कि दूसरे को नुकसान पहुंचा देना। आप देखेंगे अपना जान देकर उस लड़की की रक्षा करते हैं, ना कि अगर मान लेते ऐसा होता है समाज में कि मान लेते वो आपकी नहीं हुई तो आप दूसरे की भी नहीं होने देते हैं और पता नहीं क्या-क्या कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम का मतलब होता है प्रीति, मतलब दूसरे को नुकसान नहीं होने देना, स्नेह करना। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी प्राण को गवाकर उनकी रक्षा करते हैं। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावान्वित जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत क्या है? रचाव है। वातावरण की दृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कुतूहल, शुरू में ही एक कुतूहल, आप देखोगे शीर्षक से ही एक कुतूहल हो जाता है। उसने कहा था, मतलब सोचने के लिए मजबूर करता है ऐसा शीर्षक। शुरुआत से, आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है और लगता है कि इतना जल्दी कैसे हो खत्म हो गया कहानी, और होनी चाहिए, और होनी चाहिए। इस प्रकार आपका यह जो था लेखक से संबंधित और कहानी से संबंधित जो संक्षिप्त जानकारी थी वह समाप्त होती है। डिटेल से विस्तार से हम लोग अगली क्लास में